इस वीडियो में हम लैब प्रोजेक्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि उस प्रोजेक्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दुआ से स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन अमीका। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमा जो नफ़ा बख्श हो, जिसमें वुसअत हो और जिसमें गहराई हो। हमने ये SDLC देखा था। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मतलब ये कि जब भी हमें कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मिलती हैं हमें डेवलप करने के लिए, तो उसके ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को लिखते हैं, उसके बाद हम रिक्वायरमेंट को विजुअलाइज करते हैं, वायरफ्रेम्स बनाते हैं या स्क्रीनशॉट्स बनाते हैं। नंबर 3 पे फिर हम कोड लिखते हैं। नंबर 4 पे हम टेस्ट करते हैं कोड को, और 5 पे जहाँ पे सिस्टम को हमने लगाना होता है वहाँ पे जाके डिप्लॉय कर देते हैं। अगर हम अपने जो UMS की रिक्वायरमेंट देखें जो हमने लास्ट लैब में अभी देखी है, कि उसमें हम चाहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें स्टूडेंट्स को ऐड किया जा सकता हो, व्यू ऑल रिकॉर्ड किया जा सकता हो, प्रिंट रिकॉर्ड किया जा सकता हो इन मेरिट ऑर्डर, जनरेट मेरिट लिस्ट की जा सकती हो, प्रोग्राम सीट मैनेजमेंट की जा सकती हो, और एग्जिट यानी कि 6 पे वो एग्जिट कर जाए। तो ये सारे जो हैं एक्चुअली फीचर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के, और इसको हमने एक वायर फ्रेम की शक्ल में दे दिया, यानी कि पेपर पे ड्रॉ कर लिया। एक्चुअली ये तो स्क्रीनशॉट एक्चुअल प्रोग्राम की, लेकिन जब हम स्टार्ट में रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास कोड तो लिखा हुआ नहीं होता, तो हम उसके स्क्रीनशॉट इस तरह के तो नहीं होता, उसको हम कागज पेंसिल से उसको ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड होता है चाहिए, तो उसको हम वायर फ्रेम्स कहते हैं। अभी के लिए हमारे पास वायर फ्रेम्स ये दोनों काम हुए हुए हैं। हमने आपको लास्ट पूरी वीडियो में इसकी रिक्वायरमेंट बताई है, और उसके बाद आपको तमाम वायर फ्रेम्स भी दिखाएं कि किस तरह का है। अभी जो हमारे जिम्मे काम है वो ये है कि हम इस दोनों, ये हमें गिवन है, हमें दे दी गई है, और हम इन दोनों को यूज करते हुए हम कोड को लिखें। जब भी हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोग्राम का, तो उसके 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है हमारे कोड का, यानी कि कौन से वेरिएबल्स होंगे, कौन सा अरेज स्ट्रक्चर होगा। अभी के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारे लिए वो अरेज है, तो अरेज कौन सी होंगी जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे, और मे भी कोई ग्लोबल वेरिएबल हैं तो उनको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये सारे काम करने के लिए हमें कौन से फंक्शंस चाहिए होंगे। फंक्शंस को जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लूजली कपल्ड फंक्शन आइडेंटिफाई करें, और फंक्शंस को लिखते वक्त हम उनका नाम, उनकी रिटर्न टाइप और उनकी पैरामीटर लिस्ट को डिफाइन करते हैं। तो ये 2 काम हम कोड लिखने से पहले करते हैं। इस पूरे पार्ट है कोड लिखने से पहले वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड द डिजाइन पार्ट। जो पहले वाला हिस्सा था जिसमें हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं और जो वायर फ्रेम बनाते हैं, और जो हमने आपको दे दिया है वो एनालिसिस पार्ट कहलाता है। एनालिसिस के बाद जो दूसरा पार्ट है वो डिजाइन पार्ट है। डिजाइन के अंदर हम डाटा स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफाइन करते हैं, और फिर इसके बाद डिजाइन के बाद फिर हम अपने प्रोजेक्ट का कोड लिखेंगे। अच्छा जी, प्रोजेक्ट डिजाइन में हमने फंक्शन आइडेंटिफाई करने हैं। इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर ये आपको मालूम है कि हम एक तो हर फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने पॉसिबल फंक्शंस हैं, फिर उसके बाद हम उसके इनपुट आउटपुट हर फंक्शन के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम मेन मेथड का फ्लो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका कॉलिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, फिर उसके बाद कौन सा फंक्शन चलेगा। अभी अगर हम अपनी इस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसको कन्वर्ट करें डाटा स्ट्रक्चर में, तो हमारे स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। उस इन्फॉर्मेशन में हमें स्टूडेंट का नाम सेव करना है, तो इसलिए हम उसके लिए एक अरे डिक्लेयर करेंगे जो सिर्फ नेम्स को कंटेन करेगी। इस तरह मैट्रिक के मार्क्स हैं तो उसके लिए हमें अरे चाहिए, इसी तरह फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उसके लिए एक अरे चाहिए, ई कैट के मार्क्स हैं उसके लिए चाहिए, मेरिट्स सारे स्टूडेंट का जो मेरिट कैलकुलेट होगा इन तमाम के ऊपर, तो वो भी हम कहीं पे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए अरे चाहिए। ये हमें 4-5 जो अरेज हैं, ये तो हमें बच्चों के पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह को, मार्क्स को और उसके नेम को सेव करने के लिए चाहिए। एडिशनली यहाँ पे हमें स्टूडेंट की प्रेफरेंसेस भी हमने स्टूडेंट से इनपुट करनी है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टूडेंट की क्या है वो एक अरे चाहिए, और उसके बाद हमें सेकंड प्रेफरेंस चाहिए और थर्ड प्रेफरेंस चाहिए, तो उसके लिए हर एक के लिए हमें एक एक अरे चाहिए। तो ये सारा जो अरेज हैं ये एक्चुअली सारी की सारी यूज होंगी हमारे प्रोजेक्ट में टू कीप दी स्टूडेंट रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हर इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक अरे यूज करें। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी पैरेलल अरेज। ये पैरेलल अरेज का तरीकाकार है जिसके अंदर हम मल्टीपल अरेज यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। और ये जो आप इधर देखते हैं एसटीडी अरे साइज, ये जो आप नोट करें तो ये सब में सेम यही पास हुआ है। इसको इस तरह करने की वजह ये है कि हम चाहते हैं कि हम अगर प्रोग्राम जब स्टार्ट करें तो यहाँ पे जो चेंज करें वो चेंज सब में ऑटोमेटिकली हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर मैं 100 के लिए प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ तो वो ये सब के लिए हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसको साइज 10 अभी रखा है। आप 100 के लिए कर सकते हैं, 5 के लिए कर सकते हैं। तो आप बाद में प्रोग्राम में ये चेंज करके प्रोग्राम को रिकम्पाइल करके ये अरे
का साइज इंक्रीज हो सकता है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये हमें कांस्टेंट इसलिए रखा है क्योंकि ये C++ की रिक्वायरमेंट है। जब भी अरे को हम कोई भी पास करते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि यहाँ पे हम वैसे पहले शुरू में लिखते थे 10, अब इसकी जगह हमने वेरिएबल रख दिया है। और वेरिएबल इसलिए रखा है ताकि हर जगह पे हम 10 ही यूज करें, ये ना हो किसी जगह पे गलती से 10 की जगह 9 यूज कर दें। तो अरे जो सेम अरेज हैं, सेम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन रख रही हैं, उनका जो साइज जो है वो डिफरेंट हो जाए। तो इसके लिए हमने कांस्टेंट रखा है और C++ हमें ये रिक्वायर करती है कि आप इसको कांस्टेंट रखें ताकि इस पूरे प्रोग्राम की एक रन में, जब प्रोग्राम एक दफा रन हो रहा हो, उसमें इस अरे का साइज चेंज ना हो, ये हमेशा एक ही रहे। लेकिन अगर हम बाद में अगर अब 10 है तो 100 के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 100 करके प्रोग्राम को दोबारा रिकम्पाइल कर सकते हैं और दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उस रन में फिर 100 ही रहेगा, फिर वो जब हम उसको रन कर रहे होंगे वो 110 नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने 1000 करना है तो फिर हम उस प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे, इसमें चेंज करेंगे और फिर हम चलेंगे तो हमारा सारा प्रोग्राम 1000 रिकॉर्ड्स के लिए चलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इसको ये चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कहीं पे गलती के इम्कान कम से कम हो जाए कि हम अरे साइज को, किसी अरे को 10 कर दें और किसी को 9 कर दें, तो 10 पे तो स्टूडेंट का नाम स्टोर हो जाए 10 इंडेक्स पे, लेकिन जब हम 10 इंडेक्स पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स स्टोर करने चाहें तो सिस्टम हमें एरर दे रहे, वो कह के रे का साइज ही 10 का नहीं है, वो तो 9 की है। तो इससे बचने के लिए कि तमाम कंसिस्टेंसी हो तो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने सिस्टम में यहाँ पे एक ऑप्शन है सीट मैनेजमेंट की, और सीट मैनेजमेंट एक्चुअली हम मेरिट लिस्ट में भी हमें चाहिए जब हम जनरेट करेंगे। तो सीट मैनेजमेंट के लिए हम जो एक अरे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर्स की, सीट्स की, कि कितने हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उन सब की सीट्स होंगी और प्रोग्राम्स की जो है वो एक अरे है। इसमें डाटा ऐसे स्टोर होगा कि प्रोग्राम्स के अंदर स्ट्रिंग स्टोर होंगी, जिस तरह में भी लेट्स से इसका साइज जो है वो भी हमने प्रोग्राम अरे का भी 10 रखा हुआ है। तो इसमें CS है 0 इंडेक्स पे, इस पे IT 1 इंडेक्स पे, इसमें SC लेट्स से 2nd इंडेक्स पे। इसी तरह जो दूसरी सीट्स की अरे है इसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम की सीट्स हैं, यानी कि CS की सीट्स 0 इंडेक्स पे हैं और हम इसमें 2 हैं, IT की 1 है, SC की 1 है। तो इसका ये मतलब है कि 0 इंडेक्स पे CS प्रोग्राम की अरे के अंदर उस प्रोग्राम का नाम है और 0 इंडेक्स पे सीट की अरे के अंदर इसी प्रोग्राम का जो है वो नंबर ऑफ सीट्स है। इसी तरह 1 की इंडेक्स पे प्रोग्राम का नाम है IT और 1 के इंडेक्स, सीट के 1 के इंडेक्स पे IT की ही नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो इस तरह हम पैरेलल अरे काम करती है। अगर हमने एक जो रिकॉर्ड है उसके मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हमने सेव करना हो, तो ये वाले जो 2 वेरिएबल्स हैं ये इस्तेमाल होंगे हमारे लिए, होल्ड करेंगे प्रोग्राम्स का और सीट्स का रिकॉर्ड। और ये वाले वेरिएबल सारे हमें चाहिए जो उनसे हम स्टोर करने के लिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड को। और ये 2 वेरिएबल हमने लिए हुए हैं कि ये अरे साइज कितना और प्रोग्राम साइज क्या है। यहाँ पे टोटल प्रोग्राम एडिड का मतलब एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है ग्लोबल, के जो अभी तक कितने प्रोग्राम ऐड हो गए, ताकि हमें हमारे प्रोग्राम को समझ लग जाए कि अब मैंने 0 पे ऐड करना है या 1 इंडेक्स पे करना है या 2 पे करना है। जिस तरह इस केस में 2 पे हो गया हुआ है तो उस वक्त इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, हम साथ साथ प्लस करते जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे एक वेरिएबल होगा जो अभी स्क्रीनशॉट में तो शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक वेरिएबल होगा, बल्कि ये वाला वेरिएबल है जो स्टूडेंट का काउंटर है, जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है इस वक्त तक कितने स्टूडेंट हो गए हुए हैं। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअली यूज करेंगे हम कि जैसे जैसे स्टूडेंट ऐड करते जाएंगे इसको एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसमें नोट करें तो अगर हम इस सारे काम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करें तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इसको, अभी आप देख रहे हैं, इन सारे फंक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो बहुत कॉमन हम यूज करते हैं वो गेट यूजर ऑप्शन, कि वो यूजर से पूछे कि कौन सी ऑप्शन है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे हेडर नजर आ रहा है जो तकरीबन सब मेन्यू पे नजर आएगा, एक सब मेन्यू नजर आ रही है। इसके भी हम अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं, जिस तरह इसके एक फंक्शन बनाया हुआ है टॉप हेडर, ताकि बार बार हमने हेडर प्रिंट करना है तो एक दफा ही हम एक कमांड में, एक फंक्शन के अंदर सीओट की 2 3 4 कमांड लिख के रख लें और जब जहां जहां पे जरूरत हो वो टॉप हेडर हम कॉल कर लें, ताकि बार बार हमें हेडर प्रिंट ना करना पड़े, वो कमांड्स बार बार ना लिखनी पड़े। उसके बाद सब मेन्यू है, इसके अंदर जो हम सब मेन्यू की स्ट्रिंग पास करेंगे वो मेन मेन्यू के बाद यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। अगर मैं कहूँगा ऐड न्यू स्टूडेंट तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, वो ये भी बार बार यूज होना है, हमारी हर ऑप्शन के अंदर सब मेन्यू डिस्प्ले होनी है, तो इसका भी एक अलग फंक्शन हमने बना लिया हुआ है। इसी तरह प्रोग्राम ऐड न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए तो ऐड न्यू स्टूडेंट का यहाँ पे ये वाला फंक्शन है। ये फंक्शन हमने थोड़ा सा इस तरह बनाया है कि लास्ट भी हमने एक प्रैक्टिस की थी उसमें कि हमने कहा था कि हम ऐड स्टूडेंट और ऐड स्टूडेंट
इंटरफेस अलग अलग बनाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह हमने करेंसी में यूनिट इंटरफेस और ऐड यूनिट का अलग अलग से बनाया था, इसी तरह यहाँ पे ऐड स्टूडेंट इंटरफेस एक्चुअली यूजर से सिर्फ पूछेगा कि कौन सी वैल्यूज जो यूजर एंटर करना चाहता है और सी आउट की कमांड या मैसेजेस शो करेगा। एक दूसरा फंक्शन जो ऐड स्टूडेंट का है, ये वाला फंक्शन सिर्फ इसको हम पास करेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी यूजर एंटर करेगा, वो इंफॉर्मेशन हम पास करेंगे, चाहे वो यूजर के थ्रू करें चाहे मैनुअली पास करें। तो हमने डेमो डाटा भी एंटर करना है, तो ये फंक्शन इसलिए डेमो डाटा के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हम नेम, मार्क्स, फर्स्ट ईयर मार्क्स, ई मार्क्स, ये सारे इसको इन्फॉर्मेशन पास करेंगे और ये इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे स्टूडेंट से का रिकॉर्ड ऐड कर देगा, लेकिन यूजर से इनपुट लेगा वो ये वाला फंक्शन लेगा। तो ये दो फंक्शन हमने अलग अलग बनाए हुए हैं। तो ऐड स्टूडेंट के लिए हमारा ये वाला फंक्शन इस्तेमाल हो जाएगा। इस तरह व्यू ऑल रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे शो ऑल स्टूडेंट है, ये रिकॉर्ड है, ये फंक्शन है जो तमाम स्टूडेंट को शो करेगा। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। इसके एक तो शो ऑल का मेन फंक्शन है जो तमाम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को शो करेगा, लेकिन इसमें जो शो रिकॉर्ड हेडर है और शो रिकॉर्ड है, ये इंडिविजुअल रिकॉर्ड को शो करने के लिए एक फंक्शन है, और शो हेडर है जो टॉप के ऊपर उसका वो आएगा कि नाम क्या है इसका, ई कैट क्या है, कि मार्क्स इतने फर्स्ट ईयर है। तो ये अभी हम देखते हैं ये फंक्शंस कैसे किया, क्या फ़ायदा इनका और ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि हम हर वक्त वो फंक्शन बनाएंगे हर चीज़ को, हर लाइन ऑफ कोड को जो कहीं पे बार दूसरी दफ़ा या रिपीटेडली यूज़ हो रही हो। तो अगर कुछ लाइन्स 4 या 5 लाइन 2 या 3 जगह पे रिपीटेडली यूज़ हो रही हो, तो वो आप 3-4 लाइन्स को एक फंक्शन बना लें, तो उस फंक्शन को आप किसी दूसरी जगह पे कॉल कर लें। उसके बाद ये वाला जो है वो जनरेट मेरिट लिस्ट है, ये मेरिट लिस्ट को जनरेट करेगा। यहाँ पे एक फंक्शन जिस तरह यहाँ पे हम ये जनरेट मेरिट लिस्ट कर रहे हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन जनरेट मेरिट लिस्ट का हमारे पास होना चाहिए कि हम उसे कॉल करें तो वो मेरिट लिस्ट जनरेट कर दें। उसके बाद हमने एक फंक्शन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रिंट द रिकॉर्ड इन मेरिट ऑर्डर वाइज रिकॉर्ड बना लें। यही मेरिट ऑर्डर हम मेरिट लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग फंक्शन बनाया है कि उसको हम मेरिट्स की अरे पास करेंगे और वो उनको सॉर्ट कर देगा, उनके इंडेक्सेस को हमें रिटर्न करके सॉर्ट कर देगा कि ये वाले इंडेक्सेस हैं जिसकी उसके ऊपर फ्यूचर के ऊपर हम उसको मेरिट लिस्ट में भी यूज कर सकते हैं, और इसको हम इस्तेमाल करके हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स को भी मेरिट वाइज शो कर सकते हैं। इसको हमने एक फंक्शन बनाया जो अरे पास करता है और ये अरे रिटर्न करता है। इधर हमने स्टैटिक लिया है क्योंकि जब अरेज रिटर्न की जाती हैं तो उसका तरीकाकार हमने पढ़ा हुआ है कि वो ऐसे ही पॉइंटर के थ्रू ही रिटर्न की जाती हैं। प्रेस की का फंक्शन 2-4-5 जगह पे यूज होगा। उसमें ये है कि जब हम प्रेस कोई की करे उस वक्त जो है वो कोड यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप हो जाए, जैसे कोई की प्रेस करे उसके बाद स्क्रीन प्रीवियस मेन्यू में या नेक्स्ट मेन्यू में मूव कर जाए, तो उसके लिए प्रेस की का फंक्शन है। इसी तरह हमने ऐड डेमो डाटा के हमने कुछ रिकॉर्ड्स डेमो एंटर करने हैं, के लिए एक फंक्शन है कि स्टार्ट में ही हम जब प्रोग्राम शुरू करें तो 4-5 रिकॉर्ड एंटर हो जाएं। इसी तरह यहाँ पे गेट प्रोग्राम IDX, क्योंकि यूजर में सम टाइम हम यूजर से IDX नहीं पूछेंगे, इंडेक्सेस नहीं पूछेंगे कि आप प्रोग्राम का इंडेक्स ऐड करो। यूजर नाम एंटर करेगा, लाइक यूजर एंटर करेगा CS, यूजर एंटर करेगा SC, यूजर एंटर करेगा IT, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें उस प्रोग्राम का IDX चाहिए, उसका नंबर चाहिए कि CS 0 इंडेक्स पे है, 1 पे है, 2 पे है, ताकि मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग सीट्स को एक्सेस कर सकूं। तो उसके लिए हमने ये फंक्शन बनाया कि उसको नाम पास करेंगे और वो ये कर देगा। इस तरह सीट मैनेजमेंट का फंक्शन है जो मेन फंक्शन है जो सारे सीट मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा, जिसके थ्रू हम ऐड, अपडेट वगैरह सीट्स को कर सकते हैं। और ऐड प्रोग्राम का फंक्शन है जो हमने अगर कोई प्रोग्राम ऐड करना हो तो प्रोग्राम का नाम और उसकी सीट्स एंटर करें तो वो प्रोग्राम ऐड हो जाए। तो ये फंक्शंस हैं, इनकी शॉर्ट डिटेल्स मैंने अभी आपको डिस्कस की है। इन तमाम फंक्शन को 1 बाय 1 इनकी इंप्लीमेंटेशन भी हम देखते हैं। जो हमारा मेन मेथड होगा जो सारे फ्लो को कंट्रोल कर रहा होगा, उसके अंदर ऑफ कोर्स आप शुरू में ऐड डेमो डाटा का फंक्शन कॉल करेंगे, जिससे क्या होगा हमारे सिस्टम में कोई 5-6 रिकॉर्ड ऐड हो जाएंगे, जिसके साथ ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा तो उस वक्त वो सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जिनको वो इस्तेमाल कर सकता। उसके बाद यहाँ पे आप वाइल का लूप एग्जीक्यूट करेंगे कि जब तक ऑप्शन यूजर 6 नहीं एंटर करता, यानी कि 6 पे हमने एग्जिट करना है, तो जब तक 6 नहीं एंटर करता तब तक ये वाला सारा लूप एग्जीक्यूट होता रहा है। यहाँ पे जैसे ही वो आएगा तो टॉप हेडर हम कॉल करेंगे, सब मेन्यू कॉल करेंगे। इनकी डिटेल अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। टॉप हेडर एक्चुअली ये वाला पार्ट प्रिंट कर रहा है और सब मेन्यू ये वाला पार्ट प्रिंट कर रहा है, तो जैसे ही प्रोग्राम शुरू हो तो वो ये वाला पार्ट दोनों प्रिंट कर ले। और उसके बाद फिर हम यूजर की जो गेट यूजर ऑप्शन है वो लेंगे। गेट यूजर ऑप्शन जो है वो यूजर से पूछेगा कि ये सब डिस्प्ले करेगा, ये 6
ऑप्शंस और यहाँ पे सी इन करेगा ऑप्शन, जो यूजर ऑप्शन एंटर करेगा वो वाला ये वाला फंक्शन उसको रिटर्न कर देगा, जो रिटर्न करेगा वो इसमें आ जाएगा ऑप्शन में। अब बाकी सारा कोड हम यहाँ से देख सकते हैं कि इफ ऑप्शन 1 है तो जैसे यूजर ऑप्शन 1 में जाए तो फिर ये वाला काम हो, फिर ऑप्शन 2 में जाए तो ये वाला काम हो, तो वो हम अब 1 बाय 1 ये देखते हैं कि ये सारे का क्या है। तो वाइल का ये पहला हिस्सा कि वो ऐड डेमो डाटा करेगा, फिर वो टॉप हेडर डिस्प्ले करेगा, फिर सब मेन्यू डिस्प्ले करेगा, फिर उसके बाद गेट यूजर ऑप्शन करेगा। आप नोट कीजिए कि टॉप हेडर और सब मेन्यू को हमें फंक्शन बनाने का एडवांटेज ये हुआ कि ये अब हम देखें कितनी जगह पे यूज कर रहे हैं, टॉप हेडर भी इधर यूज कर रहे हैं, सब मेन्यू इधर यूज कर रहे हैं, ये कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा। और तो यही एडवांटेज है फंक्शंस का कि फंक्शंस को एक दफा हम डिफाइन कर लेते हैं तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे, जब आप कोड लिख रहे हो, अभी तो ये फंक्शन मैंने पहले से डिफाइन करके आपको बता दी हैं, मैंने भी ऐसे नहीं डिफाइन किए कि बिल्कुल शुरू में मैंने एक लिस्ट बना ली हो फंक्शंस की। आप जब कोड लिख रहे होते हैं तो ग्रेजुअली फिर आपको आइडिया आता है कि आपका ये वाला फंक्शन होना चाहिए, तो फिर आप उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। जिस तरह कोड लिख रहे थे हम, तो उसमें जब मैंने ये डिस्प्ले किया हेडर, तो बाद में मुझे इधर भी हेडर डिस्प्ले करना था, तो फिर अब मुझे एक ही लाइंस बार बार कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही थी। और अगर मैं कभी एक स्टैरिक या कोई इधर यूनिवर्सिटी एडमिशन की जगह कोई यूनिवर्सिटी का नाम जैसे यूईटी एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम लिखना है, तो उसके लिए फिर मुझे हर जगह पे जाके चेंज करनी पड़नी थी। तो फिर मैंने उसको अलग से एक फंक्शन में ना लिया, ताकि अब मुझे अगर सिर्फ अगर इधर यूईटी लिखना है तो मैं सिर्फ इस फंक्शन में जाऊंगा और इधर यूईटी लिख दूंगा। तो इस तरह ये एडवांटेज होता है हमें फंक्शन डिफाइन करने का। शुरू में लगता है कि हम ऐसे ही अपना काम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे प्रोग्राम ग्रेजुअली ग्रो करता है तो ये फंक्शंस बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। तो फाइनली ये तो अभी हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ तक जो कोड है, जो हमारा मेन मेथड है, इस तरह यहाँ तक स्टार्ट होगा। अब हम इस ऑप्शन को नेक्स्ट स्लाइड पर डिटेल से डिस्कस करते हैं, ऑप्शन 1 को। ये टॉप हेडर की एग्जांपल है ये कि ये जो टॉप हेडर है उसका जो कोड है वो ये सिंपल सा कोड होगा जो सिस्टम CLS करेगा, यानी क्लियर स्क्रीन कर दे करेगा हर दफा, फिर ये चीज शो कर देगा और उसके बाद एंड 2 लाइंस स्पेस छोड़ देगा ताकि हमें जरा कंजेस्टेडनेस ना हो, उसमें स्पेस जरा थोड़ी सी वाइड सी जो है वो ऑप्शंस नजर आए। उसके बाद जो सब मेन्यू का कोड है वो भी आप देख लें। सब मेन्यू के कोड के अंदर जो है वो ये वाला ही पोर्शन शो कर रहा है। ये असल में एक आर्गुमेंट हमने पास किया हुआ है, जो आर्गुमेंट जो हम इसको टेक्स्ट एंटर करेंगे वो यहाँ पे शो कर देगा इसके आगे। तो उसका कोड भी बड़ा सिंपल है, सब मेन्यू स्ट्रिंग सब मेन्यू, कोई भी जो नाम है आप पास करेंगे वो, उसके बाद स्ट्रिंग मैसेज मेन मेन्यू, यहाँ पे ये तो लिखा आएगा मेन मेन्यू हमेशा, और ये भी लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद सब मेन्यू को प्लस कर दिया, यानी कि सब मेन्यू को जो भी अगर इधर मैं पास करूंगा ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो इधर ऐड स्टूडेंट रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद मैसेज, ये वाला जो मैसेज है फाइनल बनेगा वो उसको हम सी आउट कर दें और नीचे डैश 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 लगा देते हैं, जिसका ये है कि वो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करता है ये ऑप्शन को और इस ऑप्शन से। तो आप डैश की जगह कुछ और लगा लें, डबल इक्वल लगा लें, या आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, आप सिर्फ 2-3 एंडल लगा लेना, जो भी कुछ करना है। ये सारी ऑप्शन हमारी यूजर इंटरफेस की हैं कि हम उसको किस तरह का दिखाना चाहते हैं। उसके बाद गेट यूजर ऑप्शन का जो फंक्शन है वो फंक्शन इस तरह काम करेगा कि इसके अंदर फंक्शन हमने काफी दफा लिख लिया हुआ है, तो आई होप कि ये क्लियर होगा अब आपको कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करें ऑप्शन का, ये सारी ऑप्शन यूजर को शो कर रहे हैं, और यहाँ पे सी इन जो ऑप्शन करेगा वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, जो रिटर्न करेंगे वो इसके पास आ जाएगी और यहाँ पे फिर वो आगे चेक करके आगे काम कर सकता है। उसके बाद हमारा ये ऑप्शन 1 का कोड आ गया। अगर ऑप्शन 1 यूजर एंटर करता है तो यहाँ पे हम टॉप हेडर करेंगे, दोबारा कॉल करेंगे, टॉप हेडर यही डिस्प्ले करेगा। इसके बाद सब मेन्यू में अब हम ऐड स्टूडेंट लिख के कॉल करेंगे। जब हम ऐड स्टूडेंट लिख के कॉल करेंगे तो अब सब मेन मेन्यू के साथ ऐड स्टूडेंट लिखा हुआ आ जाएगा, और वो यहाँ पे जो आप देखेंगे ये सब मेन्यू का वही फंक्शन जो हमने पहले यूज किया था, इसको हम रीयूज कर रहे हैं ये कोड को। तो अब हमारे लिए कितनी आसानी, अदरवाइज ये 5-3-4 लाइंस मुझे यहाँ पे लिखनी पड़नी थी और वो यहाँ पे भी लिखनी पड़नी थी, तो मेरा तो एक कोड जो मेन मेथड है वो कॉम्प्लेक्स भी होता जाना था। अब यहाँ पे मैं कोड को रीयूज कर रहा हूँ। रीयूज करने का एडवांटेज है ये है कि अगर मैं मेन मेन्यू की जगह कुछ और लिखना चाहता हूँ या मैं इस साइन की जगह कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी आसानी है कि सब हर जगह पे यह अपडेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है वो कॉल जाएगी ऐड स्टूडेंट इंटरफेस को। ऐड स्टूडेंट इंटरफेस पूछेगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट ऐड करना है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, यानी कि वो स्ट्रिंग नेम है, उसका मैट्रिक के मार्क्स हैं, उसके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं, उसके बाकी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो इनपुट करेगा। तो ये जस्ट ये वाला फंक्शन सिर्फ यूजर से पूछेगा और यूजर को ये वाला इंटरफेस दिखाएगा कि आपने एंट्री
के वक्त जो मैसेजेस हैं वो दिखाएगा और उससे वो इन्फॉर्मेशन ले रहेगा, और जो तमाम इन्फॉर्मेशन है वो अपने लोकल वेरिएबल्स के अंदर ही स्टोर करेगा, यानी कि स्ट्रिंग एस नेम में, फ्लोट में, ये जो मैट्रिक मार्क्स हैं उसमें फर्स्ट ईयर मार्क्स हैं, ई कैट मार्क्स हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने लोकल जो है वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेगा। एक दफा वो अपने लोकल वेरिएबल के अंदर जब वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेगा तो ये वाली इन्फॉर्मेशन अब हमें उन अरेज के अंदर ऐड करनी है जो डाटा स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हम जब फंक्शन बनाते हैं तो हमारा एक्सट्रीम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लूजली कपल्ड फंक्शन बनाएं। तो अगर आप देखें तो इसमें दो काम है, एक काम है कि यूजर से इनपुट लेना और दूसरा काम है स्टोर करना। तो हमने उसके लिए इनपुट लेने के लिए अलग फंक्शन बनाया है और स्टोर करने के लिए टोटली एक सेपरेट फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पे जो अगर आप नोट करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद फाइनली ऐड इंटरफेस के बाद जब ऐड इंटरफेस में ये जाता है तो ये सारा कुछ इनपुट करने के बाद ये बाकी जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर दिखाया ये सारा कोड है, यहाँ पे इनपुट करने के बाद लास्ट के ऊपर फिर वो ऐड इंटरफेस के अंदर ऐड स्टूडेंट कॉल होता है, यानी कि यहाँ से ऐड इंटरफेस कॉल होगा, ऐड इंटरफेस तमाम यूजर से इनपुट लेगा, उसके बाद वो ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल करेगा। ऐड स्टूडेंट में वो तमाम लोकल वेरिएबल्स जो इसने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए थे, ये वाले ये वाले ये वाले, और जिसके अंदर उसने वैल्यूज स्टोर कर ली हैं वो सारी इसको पास कर देगा। तो फाइनली ऐड स्टूडेंट का ये वाला जो फंक्शन जो है वो कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन क्या काम करेगा, इसका अगर आप कोड देखें तो इसका कोड कुछ इस तरह का होगा कि ये जो इसको पैरामीटर मिल रहे हैं, नाम, ई कैट के मार्क्स, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, ये कोरस्पॉन्डिंग उस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर रहा है जिस डाटा स्ट्रक्चर को हमने शुरू में डिफाइन किया था, यानी कि वो तमाम इंफॉर्मेशन को कर रहा है। लेकिन कौन से इंडेक्स पे कर रहा है, जो इस वक्त करंट इंडेक्स जहां तक स्टूडेंट एंटर हो गए हुए हैं उससे नेक्स्ट स्टार्ट में, इन वेरी स्टार्ट स्टूडेंट काउंटर 0 है, यानी कि कोई भी स्टूडेंट एंटर नहीं हुआ, तो वो 0 इंडेक्स पे ये सारा रिकॉर्ड ऐड कर देगा। अब 0 इंडेक्स पे रिकॉर्ड करेगा तो नेक्स्ट टाइम इसको किस पे ऐड करना चाहिए, 1 इंडेक्स पे। तो उसके साथ ही जैसे हम ये रिकॉर्ड एंटर कर लेंगे हम स्टूडेंट काउंटर को +1 कर देंगे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये कॉल हो किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए तो इसकी वैल्यू 1 हो, तो अब रिकॉर्ड कहां पे एंटर होगा, 1 में। तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, तो सेम ऐसे ही हम इधर करेंगे। यहाँ पे हमने एक एडिशनल ये किया है मेरिट कैलकुलेट। मेरिट हम यहाँ पे भी एक फार्मूला लिख सकते हैं मेरिट कैलकुलेट करने का, लेकिन मेरिट कैलकुलेट करने के लिए हमने फंक्शन अलग बनाया। फंक्शन अलग इसलिए बनाया कि फ्यूचर में अगर मेरिट कैलकुलेशन का फार्मूला चेंज हो जाता है और मे भी मेरिट कैलकुलेट का फार्मूला 2-3 मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो फ्यूचर में, तो वो हमें एक ही जगह चेंज करनी पड़े, तो जो मेरिट कैलकुलेट हो रहा है वो हम अलग एक फंक्शन बनाकर उसमें कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको अलग फंक्शन में ही करें। यहाँ से मेरिट कैलकुलेट होगा और फिर हम वो वाला मेरिट उसी को स्टूडेंट काउंटर में हम स्टोर कर देंगे। इसी तरह अगर स्टूडेंट काउंटर का यहाँ पे जो कंडीशन है ये बता रही है कि अगर स्टूडेंट काउंटर हम ऐड करते करते हमारे अरे का साइज लेट से 10 है और हमने 10 स्टूडेंट ऐड कर दिए हैं, तो अब क्या होगा, स्टूडेंट काउंटर फिर 1 पे चला जाएगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो 11 नंबर पे जाएगा, अरे का साइज 10 पे है तो 11th पे जाएगा, तो होगा ये कि हमारा सिस्टम एरर देना शुरू कर देगा, हमें कहेगा कि आपका जो अरे इंडेक्स है वो बढ़ गया। तो हमने इधर ये किया है ताकि सिस्टम में एरर ना आए, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, कहा है कि जब भी स्टूडेंट काउंटर स्टूडेंट अरे साइज के बराबर होगा तो इसको स्टूडेंट काउंटर को 0 कर दो। तो ये एक्चुअली अरे साइज जो है वो 10 है, स्टूडेंट काउंटर जैसे 10 पहुंचेगा तो 10 तक तो स्टूडेंट काउंटर को नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि 9 तक मैक्सिमम इंडेक्सेस हैं, जैसे कि वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 9 से आगे वो नहीं जा सकते। तो जैसे ही वो 10 पहुंचेगा इसका मतलब है 10 जो है वो अब 10 पे एरर आ जाएगा। अरे को अगर हम कहेंगे 10th नंबर वाले रिकॉर्ड पे कोई चीज स्टोर करो तो वो कहेगी मेरे पास स्पेस ही नहीं है, मेरे पास तो टोटल 9 इंडेक्सेस थे, 0 से 9 तक वो सारे मैं फिल कर चुकी हूँ, आप मुझे 10th कह रहे हैं, 10th की स्पेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस वक्त स्टूडेंट काउंटर को 0 कर देंगे ताकि अब दोबारा से जो नया रिकॉर्ड स्टोर हो वो 0 पे शुरू हो जाए, यानी कि दोबारा वो वापस घूम के पहले रिकॉर्ड्स को ओवरराइट करना शुरू कर दे। तो अब क्या होगा, जो पहले वाला रिकॉर्ड होगा वो ओवरराइट होगा, फिर दूसरे वाला होगा, फिर तीसरे वाला होगा। हम इस लॉजिक को ऐसे भी कर सकते हैं कि हम कहें कि नहीं हम ऐड ही नहीं करना चाहते, तो वो फिर हमें इफ लगाना पड़ेगा ऐड इंटरफेस के ऊपर, वहां पे हम मैसेज शो कर देंगे अगर स्टूडेंट काउंटर का साइज अरे साइज से ग्रेटर है या उसके बराबर हो गया है, तो फिर हम कहेंगे ऑल स्पेसेस हैज बीन फिल्ड, नो न्यू स्टूडेंट कैन बी एडेड, कुछ इस तरह का हम मैसेज वहां पे शो कर सकते हैं। पर ये हमारी बिजनेस लॉजिक है। अभी के लिए जो लॉजिक हमने यूज किया वो ये कि अगर अरे साइज फिल हो जाती है तो हम दोबारा से उसको 0 वाले रिकॉर्ड को ओवरराइट करना शुरू कर देते हैं आने वाले न्यू रिकॉर्ड्स के लिए। उसके बाद ये
ऑप्शन 2 है, अगर हम शो ऑल स्टूडेंट का करेंगे तो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में भी हम सबसे पहले जैसे ऑप्शन 2 प्रेस करेंगे तो वो ये मुझे सारे ये वाली स्क्रीन नजर आ जाएगी। इसमें टॉप पे हमारा जो फंक्शन है टॉप हेडर का वो कॉल हो रहा है, वो क्योंकि बार बार हमें रीयूज, अब आप समझ भी आ रही होगी कि ये वाला फंक्शन जो है वो रीयूज हो रहा है। इसी तरह सब मेन्यू है, यहाँ पे ये वाली सब मेन्यू में हम कह रहे हैं कि हमें ये रिकॉर्ड ये वाला मैसेज शो हुआ नजर आए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शो ऑल स्टूडेंट्स, तो ये सब मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ये दोनों के बाद तीसरा जो काम है शो ऑल स्टूडेंट्स का, तो ऑप्शन 2 में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं शो ऑल स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट शो कर दो। उसके बाद क्योंकि स्टूडेंट शो करने के बाद क्या होगा, लूप दोबारा एग्जीक्यूट हो जाता है वाइल का, तो ये फिर स्क्रीन रुकती नहीं है। तो उसको रोकने के लिए हमने प्रेस की का एक फंक्शन बनाया हुआ है, यानी कि प्रेस की का सिंपल फंक्शन जिसके अंदर सिर्फ गेट ch हमने लिखा हुआ है, लिखा हुआ है प्रेस यानी की टू कंटिन्यू, और इसके आगे गेट ch लिखा हुआ है, cout किया हुआ है और ये मैसेज किया हुआ है। इससे क्या होगा, स्क्रीन यहाँ पे रुक जाती है जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते, ये दोबारा मेन मेन्यू में नहीं जाता। तो अब शो ऑल स्टूडेंट का फंक्शन देख लेते हैं वो कैसे काम करता है। शो ऑल स्टूडेंट के फंक्शन में दो काम हो रहे हैं, एक शो रिकॉर्ड हेडर हो रहा है। शो रिकॉर्ड हेडर का मतलब ये है जिसके अंदर नेम, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, ई कैट, मेरिट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्योंकि एक दफा हमने शो करना है तो इसको एक अलग फंक्शन बना लिया हमने कि ये जस्ट शो हेडर करे। तो अगर आप फंक्शन नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे भी cout करके ये सारा कुछ टैब के साथ शो कर सकते। तो दूसरा जो फंक्शन है ये हमने फॉर का एक लूप चलाया पूरी अरे के ऊपर। उस अरे के जो इंडेक्सेस के लिए हम उसको कहते हैं कि जो सा रिकॉर्ड हमने शो करना है उसका IDX नंबर इसको पास करते हैं शो रिकॉर्ड का। तो शो रिकॉर्ड खुद उस अरे में से वो वाला इंडेक्स वाला रिकॉर्ड शो करके उठाकर वो यहाँ पे शो कर देता है। तो इसका जो 0 इंडेक्स फर्स्ट टाइम ये चलेगा तो इसको 0 पास होगा तो ये 0 रिकॉर्ड ये वाला रिकॉर्ड शो कर देगा, फिर 1 पास होगा फिर वो ये वाला रिकॉर्ड शो कर देगा, फिर 2 होगा तो वो ये वाला रिकॉर्ड शो कर देगा। तो इस तरह शो रिकॉर्ड का फंक्शन वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह लिखने से हमारा कोड बड़ा क्लीन सा हो गया। अब हम इन फंक्शन की इंडिविजुअल इंप्लीमेंटेशन को देख लेते हैं। शो रिकॉर्ड हेडर टॉप के ऊपर ये शो कर रहा है नेम, फिर /t का मतलब ये एक टैब शो करेगा, टैब मतलब कि 8 स्पेसिस वो शो करेगा, फिर उसके बाद ई कैट मैट्रिक लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद ये टैब शो करेगा, फिर फर्स्ट ईयर, फिर टैब। तो ये पूरी की पूरी जो आप ऊपर टॉप रो देख रहे हैं वो शो रिकॉर्ड का फंक्शन कर रहा है। और उसके बाद एक एंड एल लगा रहा है ताकि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है। आप ये भी कर सकते हैं 2-3 एंड एल लगा लें ताकि ये ज्यादा क्लियर हो, या इसके नीचे डैशेस लगा लें। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह शो करना चाहते हैं। उसके बाद जो शो रिकॉर्ड का फंक्शन है तो ये वाला फॉर का लूप चलेगा अरे के साइज तक, और ये शो रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड को शो करने के लिए इस्तेमाल है। तो उसमें यहाँ पे आप ये देखेंगे फंक्शन हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम मेरिट लिस्ट के लिए डिस्प्ले कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पे शो रिकॉर्ड को का IDX 0 है तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसको अगर 0 IDX मिलेगा तो ये देखेगा सबसे पहले मेरिट इंडेक्स 0 तो नहीं है। मेरिट इंडेक्स 0 का मतलब ये है कि क्योंकि हमने अरे 10 तक डिक्लेयर किया है, अगर मेरिट इंडेक्स 0 होगा तो इसका मतलब अभी तक वहां पे रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ हुआ, और अगर रिकॉर्ड एंटर नहीं हुआ हुआ तो फिर हम उसको कुछ भी शो नहीं करेंगे। मैं जिस तरह यहाँ पे अब आपको 5-6 रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं जी, 6 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो लेकिन अरे साइज हमारा 10 का है। अगर हम ये वाली कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो यहाँ पे अब नल वैल्यूज आ जाएंगी, या कोई जो भी रैम के अंदर गार्बेज होगा वो आ जाएगा, इधर भी आपको कोई नल वैल्यूज या गार्बेज वैल्यूज आ जाएंगी। तो उससे अवॉइड करने के लिए हमने लगाया कि अगर रिकॉर्ड एंटर्ड ही नहीं है, और हमें कैसे पता चलेगा रिकॉर्ड एंटर्ड ही नहीं है, वो मेरिट के इंडेक्स से पता चलेगा। मेरिट इंडेक्स अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि वो रिकॉर्ड जो है वो एंटर्ड नहीं है। यहाँ पे हमने लगाया है मेरिट इंडेक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि मेरिट इंडेक्स अगर 0 नहीं है यानी कि इसका मेरिट कैलकुलेट हुआ है, और मेरिट सिर्फ उसी वक्त कैलकुलेट होगा जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड ऐड होगा। तो वो अगर 0 नहीं है तो फिर हम उसका रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। और रिकॉर्ड कैसे शो कर रहे हैं, cout हम कर रहे हैं s नेम के इंडेक्स 0 का रिकॉर्ड दिखा दो, फिर उसके बाद t टैब कर दो, फिर मैट्रिक मार्क्स दिखा दें 0 इंडेक्स के, फिर फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिखा दें। इसी तरह सारे डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे cout एंड एल नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब इस फंक्शन को ये वाला फॉर का लूप बार बार एग्जीक्यूट करेगा और हर रिकॉर्ड के लिए वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये फंक्शन सिर्फ शो उस वक्त करेगा जब उसके पास मेरिट कैलकुलेटेड होगा, यानी कि रिकॉर्ड एडिड होगा, तो फिर ही वही इंडेक्स को वो शो करेगा। उसके बाद ऑप्शन 3 है प्रिंट द रिकॉर्ड इन मेरिट ऑर्डर। इसमें यह है कि हम मेरिट ऑर्डर वाइज रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं कि जिस तक का टॉप मेरिट है वो दिखाएं। सेकंड ऑप्शन में हमने तरह रिकॉर्ड एंटर हुए में वैसे शो कर दिए। थर्ड में हम ये शो करना चाहते हैं कि जिस तरह टॉप मेरिट वाले का रिकॉर्ड पहले, फिर उसके बाद सेकंड मेरिट वाले का, फिर थर्ड मेरिट वाले का।
यहाँ पे हमने ऑप्शन 3 के अंदर जो कोड है वो एक तो टॉप हेडर हम डिस्प्ले करेंगे, फिर उसके बाद सब मेन्यू आ जाएगी कि इसमें जो भी मैसेज आप शो करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया गेट मेरिट इंडेक्सेस का, यानी कि ये क्या करेगा, हमें वो इंडेक्सेस के नंबर रिटर्न कर देगा जिसका टॉप पे होगा। लेट्स से यहाँ पे एक्चुअल जो हमने रिकॉर्ड एंटर किए थे वो कुछ इस तरह थे कि स्टूडेंट ए था, बी था, सी था, डी था, इसी ऑर्डर में हमने ऐड किए। ए का जो थे वो 60 थे मेरिट, बी का 70 था, सी का 71 था और डी का 80 था। अब इसके इंडेक्स 0, 1, 2, 3 हैं। अब हम चाहते हैं कि जब ये अरे हम पास करेंगे मेरिट्स की इस फंक्शन को, ये फंक्शन क्या करेगा, हमें जो रिटर्न करेगा वो इस तरह रिटर्न करेगा, वो ये सिर्फ इंडेक्सेस रिटर्न करेगा। इंडेक्स में हम करें, हमें रिटर्न करेगा 3, फिर उसके बाद सेकंड वाला बड़ा है 2, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला, तो वो तरह रिटर्न कर देगा। लेट्स से इसका इंडेक्स जो है वो 65 है, ये वाला रिकॉर्ड। तो अब सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, तो ये वो जो इस ऑर्डर के अंदर उसको रिटर्न करेगा जिस ऑर्डर के अंदर मेरिट होगा। तो अब हमें पता चल जाएगा टॉप पे जो बच्चा है उसका रिकॉर्ड एक्चुअली 3 इंडेक्स पे है। एक्चुअल डाटे के अंदर ये वाला बच्चा जो है वो टॉप पे है। और लेट्स से अगर इसका 60 है मेरिट बनता है, तो अब इसकी तरतीब, अब जो तरतीब बनेगी वो ऐसे बनेगी कि 3 टॉप पे आएगा, फिर उसके बाद 1 टॉप पे आएगा, फिर उसके बाद 0 टॉप पे आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा। तो ये इंडेक्सेस ये वाला रिटर्न करेगा। तो अगर अब मुझे पता चलेगा टॉप पे तो 3 वाला है, इस केस में भी 1 सेकंड पे ये वाला है, 1 पे है, थर्ड पे जो है वो 0 वाला है, तो हम फिर जो रिकॉर्ड प्रिंट करेंगे वो इस ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। तो ये वाला फंक्शन हमें इंडेक्सेस को रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं वो कैसे हम करेंगे। इस फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन में एक थोड़ा सा कैच है, वो ऐसा है, ये है कि जैसे हम, क्योंकि मेरिट की हमारे पास अरे है और जो इसको अरे को पास करेगी, हमें इसी अरे में से को स्वैप करके या उसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम अरेज में C++ में स्पेशली काम कर रहे हो, तो हमने अरेज के अंदर कोई मैनिपुलेशन करनी हो, तो अगर हम इस अरे के अंदर ही करें, चेंज कोई कर दें, तो क्या होगा, जो ओरिजिनल अरे है उसमें भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो अरेज को पास हुई है असल में इसको इसका मेमोरी का रेफरेंस पास हुआ है। ये एक अरे है मेमोरी की, जब इस फंक्शन को पास हुई है तो एक्चुअली इस नए वेरिएबल में कॉपी नहीं हुई, बल्कि इस वेरिएबल के अंदर जो इस वेरिएबल का नाम मेरिट था, तो इसको इसका रेफरेंस मिल गया। अगर हम इस अरे में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल जो अरे थी उसमें भी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपकी अरे में आप कोई चेंज कर रहे हो तो आप पहले उस अरे को कॉपी कर लें न्यू अरे में। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है, हमने एक न्यू अरे बनाई है जिसका साइज हमने उसी अरे जितना रखा है जो इसको पास हुई है, स्टूडेंट अरे साइज। अब आपको यहाँ पे इसका जो हमने ग्लोबल वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल रखा था उसका एडवांटेज भी नजर आ रहा होगा कि ये ऑटोमेटिकली जो भी सब अरे स्टूडेंट की अरे का जितना भी साइज होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं वो 10 है, 20 है या 100 है, या उसको बार बार चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम एक अरे डिक्लेयर करेंगे जो इन तमाम मेरिट्स को कंटेन करेगी। अब उस अरे को पहले इन तमाम मेरिट में से एक एक वैल्यू उठा के हम न्यू अरे के अंदर कॉपी कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने ये काम किया, हमने पॉइंटर जो हमें मिला उसकी जगह पे हमने एक न्यू अरे बना ली, अपनी न्यू अरे जिसका नाम ही हमने न्यू अरे रख लिया। अब हमने क्या किया, जो मेरिट की वैल्यूज आई थी, जिस तरह लेट्स से इधर 60, 80 है, 60 है, 61 है, तो इनमें से एक एक को उठाकर कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे रख लिया। ये काम हमने सिर्फ इसलिए किया, अब जो हम चेंजेस करें वो इस अरे में करें तो ये वाली जो ओरिजिनल अरे है वो अफेक्ट ना करें। उसके बाद हमें पता है कि जब भी हमने अरे रिटर्न करनी है तो उसके लिए हमें स्टैटिक अरे होनी चाहिए। तो एक अरे हमने अलग बना ली जो सॉर्टेड इंडेक्सेस की थी, जिसके अंदर हम सॉर्ट करके इंडेक्सेस को पुट करेंगे और फिर ये अरे को हम रिटर्न कर देंगे और सॉर्ट करेंगे मेरिट बेस पे। ये जो वाला फंक्शन है ये सारा वही फंक्शन है जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सॉर्ट को किया था कि एक अरे में से सबसे पहले आप ये जो न्यू अरे है आप इसमें से लार्जेस्ट फाइंड करें। लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए आप पहले फर्स्ट इंडेक्स को पकड़ें और इसको देखें कि वो बाकियों से कौन सा बड़ा है, पहला लार्जेस्ट कौन सा है। ये वाला लूप वो पहला लार्जेस्ट फाइंड करेगा और उसके बाद आप उस न्यू अरे में उसको, क्योंकि आपने लार्जेस्ट निकाल लिया, उसकी जगह में माइनस पुट कर दें और लार्जेस्ट इंडेक्स को आप सॉर्टेड इंडेक्सेस में फेंक दें। तो इस तरह ये होगा कि अब न्यू अरे ऐसा ऐसा इसमें ये वैल्यूज खत्म होती जाएंगी, इसमें -1 -1 -1 आ जाएगा। इसका ये फायदा है कि न्यू अरे सारी -1 एट दी एंड हो जाएगी, जो ओरिजिनल अरे है वो अनटच रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एट दी एंड सॉर्टेड इंडेक्स क्या आ जाएगी। इसकी अगर आपने डिटेल देखनी है तो आप सॉर्टिंग वाला लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद ये रिटर्न करेगा हमें सॉर्टेड इंडेक्सेस, ये वाला फंक्शन। अब हमारे पास क्योंकि सॉर्टेड इंडेक्सेस आ गए तो हम क्या करेंगे, जो सॉर्टेड इंडेक्स से आगे उनको हम अगेन फॉर का लूप
एग्जीक्यूट करेंगे और अब हम जो रिकॉर्ड शो करेंगे वो सॉर्टेड इंडेक्सेस की बेस पे करेंगे, यानी कि जो हमारे पास इंडेक्सेस आए हैं उनकी आईडीएक्स बारी बारी पहला इंडेक्स सेंड करेंगे, उसको फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। यानी कि लेट्स से हमारे पास जो सॉर्टेड इंडेक्स की अरे ये रिटर्न करता है, ये वाला फंक्शन ये रिटर्न करता है 3 1 0 2। तो ये सारे के सारे अब सॉर्टेड इंडेक्स की अरे में ये इसके पास आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला इंडेक्स का कहेंगे रिकॉर्ड शो करे, फिर हम कहेंगे ये वाला इंडेक्स का रिकॉर्ड शो करे। तो हम फॉर का लूप एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि अरे का साइज इस पे भी सेम उतना ही होगा, तो उस अरे के साइज तक फर्स्ट इंडेक्स हम इसका ये 3 इटसेल्फ इंडेक्स है, लेकिन ये कहां पे पड़ा हुआ है, सॉर्टेड इंडेक्स में। हम 0 वाला जो रिकॉर्ड है इस अरे का वो उसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स हम शो करेंगे। तो यहाँ पे हम सॉर्टेड इंडेक्स आईडीएक्स 0 रखेंगे, तो ये 0 की जगह हमें क्या रिटर्न होगा 3। अब 3 किसे पास होगा, शो रिकॉर्ड को, तो शो रिकॉर्ड 3 नंबर वाला रिकॉर्ड हमें वो दिखा देगा। इसी तरह नेक्स्ट के अंदर फिर फॉर का लूप एग्जीक्यूट होगा, वो अब ये वाला इंडेक्स रिटर्न करेगा, इसके अंदर 1 है, तो शो रिकॉर्ड को क्या पास होगा 1, तो शो रिकॉर्ड 1 वाला दिखा देगा। तो आप यहाँ पे नोट करें कि ये फंक्शन हमने पहले सेकंड ऑप्शन में भी यूज किया था, ये फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं कोड को बार बार लिखने से। तो फंक्शन का ये एडवांटेज होता है जो हमें बहुत ज्यादा, जब जैसे अभी तो प्रोजेक्ट हमारा छोटा है, लेकिन जैसे ये ग्रो करेगा, बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा, तो फिर फंक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा बार बार रीयूजेबल हो सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल करते हैं जनरेट मेरिट लिस्ट पे। जनरेट मेरिट लिस्ट पे जब हम कॉल करेंगे तो ये अब ये ऑप्शन 4 है जिसके अंदर हम अब मेरिट जनरेट करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन 3 में हमने अभी किया है मेरिट वाइज रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें हमने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे हमारे, उनको हमने डिपार्टमेंट असाइन नहीं किए। तो अब जनरेट मेरिट लिस्ट हम कॉल करेंगे। जनरेट मेरिट लिस्ट एक्चुअली फाइनली ये रिकॉर्ड्स हमें इस तरह डिस्प्ले करेगी और उसके अंदर तमाम स्टूडेंट वाइज के इस बच्चे को इस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया और इसका इतना मेरिट था, उसको इस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया, इसका इतना मेरिट था, ये हमें डिस्प्ले करेगी। तो अब हम अपना फाइनल फंक्शन देखते हैं कि जनरेट मेरिट लिस्ट किस तरह काम करेगी। जनरेट मेरिट लिस्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ये भी इसका कंटिन्यूड होगा, ये भी मैंने सिर्फ जस्ट उसका ऊपर वाला पोर्शन कॉपी किया। तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, गेट मेरिट इंडेक्सेस। सबसे पहले हम बच्चों को मेरिट वाइज गेट कर लेंगे, यानी कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड वो वाले आ जाएंगे जिनका जो हाईएस्ट मेरिट जिनका होगा, और वो सॉर्टेड इंडेक्सेस में आ जाएगा। अब यानी कि हमारे पास सॉर्टेड इंडेक्सेस में जो बच्चे टॉप होगा वो 0 पे पड़ा होगा उसका रिकॉर्ड, उसका इंडेक्स नंबर 1 पे होगा, जो सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, जो उस पे होगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे अवेलेबल सीट्स। अवेलेबल सीट्स जो है हमने डिक्लेयर किया है कि हमारे पास एक अरे है कि उसके अंदर टोटल अवेलेबल सीट्स हर प्रोग्राम्स की कितनी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगेन इसकी भी लॉजिक वही है कि हम जो अवेलेबल सीट्स हैं उसको अरे को कॉपी करेंगे अलग से एक अरे में, वो इस वजह से क्योंकि अब हम अवेलेबल सीट्स में से माइनस करते जाएंगे जैसे असाइन कर देंगे। तो हम चाहते हैं ओरिजिनल अवेलेबल सीट्स को कोई असर ना पड़े, यानी कि ओरिजिनल अवेलेबल सीट्स वही रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्चुअली वो तमाम अवेलेबल सीट्स को कॉपी कर लेंगे एक अलग से वेरिएबल में, ताकि जो प्रोग्राम सीट्स हैं उनके अंदर हमें चेंज ना करनी पड़े। तो यही हम लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीट्स आईडीएक्स को हम ले रहे हैं कि इस इंडेक्स के ऊपर सीट के जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल सीट्स में ऐड कर दें। वो अवेलेबल सीट्स को जैसे जैसे हम असाइन करेंगे माइनस करते जाएंगे, तो सीट्स का उसको सीट का जो ओरिजिनल अरे है प्रोग्राम्स की वो अफेक्ट नहीं हो। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है जो एक्चुअल बच्चों को असाइनमेंट करेगा प्रोग्राम्स की या सीट की, वो ये वाला है, वो ये फॉर का जो है लूप वाला पोर्शन है, ये वाला हमारा कोड है, वो ये काम कर रहा है। उसमें सबसे पहले हम अब असाइनमेंट कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि इसको अब लूप को हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने हर स्टूडेंट के लिए। किन स्टूडेंट के लिए, जो हमारे पास यहाँ पे हमने सॉर्ट कर लिए थे, यहाँ पे जो सॉर्टेड इंडेक्स आए हैं कि सबसे पहले हम जो टॉप पे बच्चा है उसको कोशिश करेंगे उसकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक उसको सीट मिल जाए। तो सबसे पहले जो टॉप पे स्टूडेंट हम उसको गेट करेंगे। फर्स्ट 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास स्टूडेंट का आईडी आएगा, यानी स्टूडेंट का इंडेक्स नंबर होगा, वो 0 वाला हम पिक करेंगे। उस पे लेट्स से 3 नंबर वाला बच्चा जो है वो टॉप पे है, जो जिसका रिकॉर्ड इंडेक्स 3 पे है। हम एक वेरिएबल लेंगे बूलियन इस सीट फॉन्ट, मतलब कि अभी शुरू में उसको सीट नहीं मिली। उसके बाद हम चेक करेंगे अगर इसकी मेरिट आईडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास है, तो हम
क्या कर देंगे हम, प्रोग्राम चलेगा। अगर नहीं करती तो इस लाइन का मतलब ये है कि मेरिट SID अगर 0 है, यानी कि उसका मेरिट कैलकुलेट नहीं हुआ तो कंटिन्यू करें। कंटिन्यू का मतलब ये कि ये फॉर का लूप नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, इधर नहीं आएगा, यानी कि नीचे वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाली आइट्रेशन खत्म हो जाएगी। तो फॉर में कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं पे कंटिन्यू लिख देते हैं तो जब वो प्रोग्राम फॉर की वो आइट्रेशन चल रही होती है तो आइट्रेशन कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद वाला हिस्सा नहीं चलता, बल्कि वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे हम टर्मिनेट कर देंगे, मतलब कि अगर उसका मेरिट नहीं भी कैलकुलेटेड तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे हम उसके ना प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस का इंडेक्स पिक करेंगे। सबसे पहले उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है उसने जो एंटर की हुई है उसका देखेंगे, उसने उसका क्या इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने बच्चों की प्रेफरेंस ली हुई है वो नेम ली हुए हैं, CS IT SC, ये इस तरह बच्चों ने जो है ना, हमने इनपुट जो है वो नेम की सूरत में लिया है। लेकिन फाइनली हमें उसका इंडेक्स चाहिए, तो हमने एक अलग से फंक्शन बना लिया है जिसको हम ये प्रोग्राम का नाम पास करेंगे, जो भी बच्चे का एक्चुअली हम जिसको असाइनमेंट करना चाहते हैं टॉप वाले को, उसका हम पिक करेंगे प्रेफरेंस, उसकी प्रेफरेंस आएगी और उसकी प्रेफरेंस एक्चुअली हम उसका प्रोग्राम आईडी के अंदर स्टोर कर देंगे। फिर उसकी दूसरी प्रेफरेंस आएगी, फिर उसकी तीसरी प्रेफरेंस आएगी, तो तीनों उसके देख लेंगे कि कौन सी उसकी प्रोग्राम आईडीज हैं। ये वाली प्रोग्राम आईडीज फिर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इफ अवेलेबल सीट्स प्रोग्राम आईडी। अब अवेलेबल सीट्स में हमने कॉपी कर ली है तमाम प्रोग्राम आईडीज का, तो जो भी सीट्स हैं उसकी, तो उसकी प्रोग्राम आईडी की जो सीट अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि उसको सीट्स अवेलेबल है, अभी तक असाइन नहीं है, जिसकी उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस की अगर उसको अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे कहेंगे इस बच्चे को एडमिशन मिल गया है। किस में मिला है, इसकी ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर नाम प्रिंट करना चाहते हैं, तो नाम कहाँ पे है, फर्स्ट प्रेफरेंस के वेरिएबल में विद मेरिट ये, और साथ ही हम जो अवेलेबल सीट है उसको -1 कर देंगे, यानी कि ये वाली एक सीट तो असाइंड होगी बच्चे को और वो मिल गई। और हमें बाकी, क्योंकि अब हमने उसकी सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस चेक नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे हमने एक फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर किया इस सीट फाउंड, इसको ट्रू कर देंगे, मतलब कि इस बच्चे को एडमिशन मिल गया है फर्स्ट प्रेफरेंस में। इसका फायदा ये होगा कि जब हम अगर इसको एडमिशन नहीं मिलता, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे हम इसे चेक कर लेंगे, अगर ये फॉल्स है तो फिर इसको ये वाला कोड चलाओ, अगर ये फॉल्स नहीं है ट्रू है तो फिर ये वाला कोड चलाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने नॉट इस सीट फाउंड लिखा हुआ है, अगर ये ट्रू ना हो, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि अगर इसको सीट मिल गई है तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अवेलेबल सीट जो उसकी ऑप्शन है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि दोनों ऑप्शन ट्रू हो, यानी कि उसको पहले उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस में सीट ना मिली हो और फिर साथ ही सेकंड प्रोग्राम की भी जो अवेलेबल सीट्स हैं वो ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर हम उसको सेकंड प्रेफरेंस में एडमिशन दे देंगे। अगर वो उसकी भी सीट्स नहीं है तो फिर हम थर्ड प्रेफरेंस देखेंगे। सेम इसी तरह का कोड जो होगा वो थर्ड प्रेफरेंस के लिए होगा, और ये जो उसका कंप्लीट कोड है, ये वाला पार्ट जो है वो चेक करेगा, प्रोग्राम्स गेट करेगा, ये वाला पार्ट फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए काम करेगा, ये सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। अगर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में ही एडमिशन मिल जाता है तो सेकंड और थर्ड को वो हमारा कोड चेक नहीं करेगा। फाइनली इफ सीट नॉट फाउंड, तो मतलब उसको एडमिशन नहीं मिल सका। तो इस तरह हमारे पूरी मेरिट लिस्ट हर स्टूडेंट के लिए मेरिट वाइज चलेगी और उसको असाइन करने की कोशिश करेगी। और फाइनली जो स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट नजर आएगी वो कुछ इस तरह की नजर आएगी कि वो उसको एडमिशन मिल गया, उसको मिल गया, इन दो को जो एडमिशन नहीं मिल सका। उसके बाद लास्ट जो में है वो हम अपने प्रोग्राम की सीट मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने प्रोग्राम की सीट को जो है वो ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं, नए प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वाला आपको क्लियर पार्ट होगा कि यहाँ पे 5 प्रेस करें तो हमने ये मेन्यू शो कर सकते हैं, 1 व्यू ऑल सीट, 2 increase program capacity, 3 add new seat, 4 previous menu, अगर 4 प्रेस करेगा तो दोबारा वो मेन मेन्यू पे आ जाए। तो इसके लिए हमने एक सीट मैनेजमेंट का अलग फंक्शन बना लिया है। सीट मैनेजमेंट का फंक्शन ये सारे काम करता है, ये चीज सारी शो करता है। तो वो फंक्शन क्विकली देख लेते हैं कि सीट मैनेजमेंट के फंक्शन में इसी तरह की ये ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस वो सी आउट कर रहा है, ठीक है, सीन ऑप्शन कर रहा है। उसके बाद टॉप हेडर शो कर रहा है, सब मेन्यू ये शो कर रहा है, ये 1 2 3 4 ऑप्शन बता रहा है, एंटर दी ऑप्शन नंबर एंटर करेंगे। फिर उसके बाद हमने जो कंडीशन लगाई है ऑप्शन नंबर 1 है, तो ये वाला काम कर दो, टॉप हेडर सब मेन्यू शो कर दो। सब मेन्यू के अंदर फिर जब सीट मैनेजमेंट व्यू ऑल सीट, जितनी सीट्स हैं उसके ऊपर फॉर का लूप चलाकर हम उसको दिखा रहे हैं कि ये सारी वो सीट दिखा दें। प्रेस की, यूजर जब प्रेस की करेगा तो फिर वो आगे मूव करेगा। इस तरह ऑप्शन 2 है, उसमें टॉप हेडर है, सब मेन्यू, इसमें इंक्रीज प्रोग्राम कैपेसिटी, हम यूजर से पूछते हैं किस प्रोग्राम की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हो। जिस प्रोग्राम की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहता है उसका हम इंडेक्स गेट कर लेते हैं। तो आप नोट करें, आप गेट प्रोग्राम IDX, इसको हम यूजर से प्रोग्राम नेम पूछ रहे हैं, वो प्रोग्राम नेम पास करेंगे, उसके अगेंस्ट उसका IDX गेट कर लेंगे और वो IDX सीट्स में पास करके यहाँ पे न्यू सीट्स की कैपेसिटी वो सेट कर देंगे जितनी भी यूजर ने एंटर किया। तो इस तरह हम देखें ये कितनी दफा हम वही वाले
कोड, वही वाले फंक्शंस को रीयूज कर रहे हैं। तो इसी तरह सीट मैनेजमेंट की डिटेल्स में ऐड प्रोग्राम है कि प्रोग्राम्स हम ऐड कर सकते होंगे, और उसमें भी हम 2 ऑप्शन यूजर से पूछेंगे ऐड प्रोग्राम में कि आप सीन करें प्रोग्राम का नाम, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप सीन करें प्रोग्राम का नाम और आप सीन करें न्यू सीट। इन दोनों को हम फिर उसके जो IDX है वो गेट करके जो भी प्रोग्राम की सीट अपडेट करनी है उसका नाम वो IDX आएगा, उसकी वो न्यू सीट हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ऐड प्रोग्राम भी सिंपल है कि उसके अंदर स्ट्रिंग, प्रोग्राम नेम और नंबर ऑफ सीट्स हैं। यूजर से हम पूछ लेंगे कि आप कौन सा प्रोग्राम का नाम एंटर करना चाहते हैं और कौन सी नंबर ऑफ सीट्स एंटर करना चाहते हैं, उसके मुताबिक फिर हम उस अरे के अंदर वो प्रोग्राम का नाम और वो सीट्स पुट कर देंगे, और साथ ही हम टोटल प्रोग्राम एडिट को +1 कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐड करे तो टोटल प्रोग्राम एडिट यानी कि नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर वो ऐड हो। और इस तरह हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। और फाइनली लास्ट पे जो एक फंक्शन था जो शुरू में हमने कॉल किया था, ऐड डेमो डाटा, ये देख लेते हैं। ये फंक्शन को क्या, अब हमने अलग अलग फंक्शन बना लिए हुए हैं। ऐड स्टूडेंट का अलग फंक्शन है, ऐड प्रोग्राम का अलग फंक्शन है। तो हम यूजर से इनपुट ना भी लें तो ऐड स्टूडेंट के फंक्शन को ऐड डेमो डाटा के अंदर एक दफा कॉल करें। इसमें हम कहें कि बिलाल है, इसके ये मार्क्स हैं, मैट्रिक के हैं, ये FS फर्स्ट ईयर के हैं, ये ECAT के हैं, ये उसकी प्रेफरेंस है। तो ये एक्चुअली ये हमारी उस अरे में ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हम यूजर से नहीं इनपुट ले रहे बल्कि एक स्टैटिक डाटा एंटर कर रहे हैं, और ये साथ हमने लिखा हुआ है कि इस तरतीब के मुताबिक और ये प्रोग्राम की सीट्स के मुताबिक करें तो इसको CS में एडमिशन मिलना चाहिए, इसको CS में, इधर IT में। ये हमने अपनी टेस्ट केस के तौर पर लिखा हुआ है कि जो हम ये बना रहे हैं इसको कैसे एडमिशन मिलना चाहिए, और इन दोनों को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये ऐड डेमो डाटा एक्चुअली वो हमें हेल्प करेगा कि बार बार, क्योंकि हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है, हमें मेरिट लिस्ट जनरेट करनी पड़ती है, देखना पड़ता है हमारे इंडेक्सेस ठीक काम करें, हमारा कोड ठीक काम करे, तो बेहतर है कि आप शुरू में डेमो फंक्शन बना लें जो शुरू में लोड हो और डाटा को डेमो डाटा एंटर कर दे और हम बाकी प्रैक्टिस वगैरह उस पर कर सकें। आई होप कि ये इस वीडियो को देखने के बाद अब अगर आपको प्रोजेक्ट में अपने किसी डॉट हो या कोई आपको कम्प्लेक्सिटी आ रही हो तो आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पोस्ट करें, आप हमें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे इसको फर्दर एलेबोरेट कर दें अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो। शुक्रिया।